हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशंस टॉपिक में डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है और उसके एसआई यूनिट्स क्या सेलेक्ट किए गए। मैं इस बात पर बार बार स्ट्रेस देता हूं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने लिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमने सेलेक्ट किए। हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में समझाया था कि जो हमारे पास मेजरमेंट के मेथड्स हैं वो दो हैं, एक तो डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग जिस फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्ट मेजरमेंट से मेजर करते हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं और उनके ऑपरेशनल डेफिनेशंस होते हैं। यानी जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो ऑपरेशनली डिफाइंड होंगे। और इसकी एक बड़ी खासियत है कि हम जिन्हें भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्ट करें उस सेट में जितने सारे क्वांटिटीज हों वो सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्ट किया गया एंड ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और दूसरी बात ये थी कि ये सब के सब ऑपरेशनली डिफाइंड है ना। मैं उन डिफिनीशंस को कोट भी नहीं करने जा रहा हूं और ना ही मैं उसे अभी डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, है ना। उसके लिए मैं किसी और एक वीडियो लेक्चर में एक एक करके सारे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लिया गया, है ना। और बाकी जो था वो सब डेराइव्ड में रख दिया गया। सो रेस्ट ऑल आर डेराइव्ड। अब है कि जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे तब 2 ही तरह के मेजरमेंट थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आए और इनडायरेक्ट मेजरमेंट से जो फिजिकल क्वांटिटीज मेजर किया गया वो सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आया। और उन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। तो फिर ये बीच में कहां से टपक गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स? तो ये मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था थोड़ा सा उसे मैं अभी भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि हमारे पास जो एंगल्स थे, है ना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसके मेजरमेंट्स एसआई यूनिट के बनने से पहले से होते आ रहे थे, है ना। अब सपोज करो ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर पे इस सर्कल के एक आर्क ने जो इंक्लिनेशन जनरेट किया है उस इंक्लिनेशन को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। ये थीटा है, ये रेडियस आर और आर, तो ये हो गया थीटा इक्वल्स एल बाय आर। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब थीटा किसमें हो, रेडियन में हो, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब थीटा रेडियन में मेजर किया जाए, क्योंकि इस प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास और भी यूनिट्स हैं, जैसे हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, ग्रेड में मेजर करते हैं, लेकिन यहां पर ये रेडियन में होना चाहिए। अब क्या परेशानी थी कि हमने तो 7 फंडामेंटल इधर चुन लिया, अब आर्क लेंथ भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, सो लेंथ बाय लेंथ, तो इसका यूनिट होना चाहिए मीटर बाय मीटर। और अगर मीटर बाय मीटर करेंगे तो ये यूनिटलेस हो जाएगा, जबकि एंगल का मेजरमेंट तो पहले से होता आ रहा है और एंगल फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, सो हम इसे यूनिटलेस नहीं कह सकते थे, है ना। तो अगर हम इसे मीटर बाय मीटर कहेंगे तो ये डेराइव्ड होगा और उस स्थिति में ये यूनिटलेस हो जाएगा, है ना। तो हमने इसके लिए अलग से यूनिट बना लिए और नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसी तरह से सॉलिड एंगल, यहां पर हमने एक सपोज करो स्फेयर लिया, है ना, ये स्पेस एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है। इस स्फेयर का एक छोटा सा सेक्शन यहां से मैंने काट दिया, है ना। अब ये सेक्शन जो सेंटर पे यहां एंगल सबटेंड कर रहा है, 3 डायमेंशनल एंगल, सपोज करो इसको मैंने यहां से दिखाया,
ये वाला रीजन, ये कटोरा जैसा जो दिख रहा है, ये जो यहां पर एक वर्टेक्स पर यहां सेंटर पे जो एक इंक्लिनेशन जनरेट किया उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। या इसका जो सरफेस एरिया होगा वो अगर ए है तो, और ये रेडियस आर है, ये भी आर है ना, तो ए बाय आर स्क्वायर विल बी द सॉलिड एंगल, है ना, ए सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहां भी क्या है कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और ये रेडियस यानी लेंथ, लेंथ का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, ये तो यूनिटलेस हो जाता, तो डेराइव कहने पर ये यूनिटलेस हो जाता, जबकि इसका मेजरमेंट हम लोग पहले से करते आ रहे थे, इसलिए इसको हमने डेराइव्ड यूनिट्स में नहीं रखा, डेराइव्ड क्वांटिटीज में नहीं रखा, अलग से यूज किया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, नाउ डेराइव्ड यूनिट्स कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो डेराइव्ड यूनिट्स इसी 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के मदद से आएगा, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, है ना। और डेराइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन करने के लिए हमें दो में से कोई एक चीज चाहिए। कौन सा चीज? या तो हमें डिफिनीशन पता हो उस फिजिकल क्वांटिटी का, और नहीं तो हमें उसका फॉर्मूला पता हो, है ना। इस दो में से कोई एक पता हो तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर डिफिनीशन पता है तो हम फॉर्मूला निकाल लेंगे उससे, और उसके यूनिट्स हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखो कि हम लोग कैसे डेराइव्ड यूनिट्स के को फाइंड आउट करते हैं, है ना। चलो वन बाय वन हम लोग कुछ पॉइंट्स उसमें सीखते हैं। और अभी हम लोग चूंकि 11th का कोर्स ले रहे हैं, अब पूरे फिजिक्स में सैकड़ों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर हम सबके यूनिट्स फाइंड आउट करने लगे तो एक तो बहुत लेंदी हो जाएगा, दूसरी बात है कि उतने फॉर्मूला हमें याद करने पड़ेंगे, है ना। तो हम इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वांटिटीज ही यूज करेंगे, है ना। कुछ तो फेमिलियर जो हम लोग जानते हैं और कुछ एक आध सिर्फ सैंपल के तौर पर, ताकि हम ये समझ सकें कि हमें लिखना आता है, हमें डेराइव्ड यूनिट्स लिखने आ गया, है ना। चलो अब है कि इन डेराइव्ड यूनिट्स को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान देना। हमने पहली बात कहा कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिफिनीशन चाहिए। अब सपोज करो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है P, और हम P को डिफाइन कर रहे हैं कि P इज डिफाइंड एज A पर यूनिट, B पर यूनिट, C, जहां पर A, B और C फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज होगा। तो इस P का फॉर्मूला क्या आएगा? अब गौर करो, यहां पर 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, A, B और C, लेकिन P को कैसे डिफाइन किया गया? इसका मतलब है डिफाइंड एज, सिंबल का मतलब है ये जो 3 लाइन है ना, इसका मतलब है डिफाइंड एज, है ना। तो इट इज डिफाइंड एज A, तो A को न्यूमरेटर में रखना, और जिसमें देखो यहां पर B में पर यूनिट लग गया और C में पर यूनिट लग गया, तो जिसमें पर यूनिट लग जाए उसको डिनोमिनेटर में रख दो, तो B और C डिनोमिनेटर में आ गए। अब है कि P का ये तो फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया, अब है कि इस फॉर्मूला से हम यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां देखते हैं हम लोग कि यूनिट ऑफ P, U स्टैंड्स फॉर यूनिट, तो यूनिट ऑफ P होगा यूनिट ऑफ A बाय यूनिट ऑफ B इंटू यूनिट ऑफ C। अगर हमें A, B और C के यूनिट पता है तो यूनिट ऑफ P निकल गए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यूनिट ऑफ A इंटू यूनिट ऑफ B टू द पावर -1,
और यूनिट ऑफ सी टू द पावर -1, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसके यूनिट लिख सकते हैं, है ना। अब देखो हमने एक और डिफिनीशन लिया। सपोज करो हमने डिफिनीशन लिया पी का कि पी इज डिफाइंड एज a to the power x per unit, b to the power y per unit, c to the power z। तो p का फॉर्मूला क्या बनेगा, a to the power x by, अब देखो तीन ही तो है, एक है a to the power x, दूसरा b to the power y, तीसरा c to the power z, और पर यूनिट जिसमें लग गया उसको डिनोमिनेटर में रखो, है ना। तो b टू दी पावर y इंटू सी टू दी पावर z। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से हम लोग बड़े आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं p का। तो यूनिट ऑफ p हो जाएगा यूनिट ऑफ a टू दी पावर x इंटू यूनिट ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ b टू दी पावर y इंटू यूनिट ऑफ c टू दी पावर z। अब इसको हम लोग फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ a टू दी पावर x इंटू यूनिट ऑफ b टू दी पावर -y इंटू यूनिट ऑफ c टू दी पावर -z, है ना। तो इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब देखो कि इसको हम लोग बाद में अप्लाई भी करके देखेंगे, जब पहले कुछ शुरू में फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट लिख लेंगे तब इसको अप्लाई करेंगे। अभी हमें दो चार और पॉइंट्स ऐसे सीखने हैं जिससे ये यूनिट लिखना बहुत आसान हो जाए। कैसे? लेट मी इरेज दिस। अब देखो यहां पर कि हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज की बात करते हैं, है ना। चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी, और वो फिजिकल क्वांटिटी है ए, है ना। तो इसमें हम लोग तीन तरह से बात करेंगे। एक तो सिंपली कहेंगे चेंज इन ए में चेंज, इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए। ये जो डेल्टा सिंबल है ये ऑपरेटर है और ये बतलाता है कि ए में चेंज हुआ। और ये हमेशा हम लोग इस तरह से इसे मेजर करते हैं कि फाइनल वैल्यू ऑफ ए माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। दूसरा हो गया फ्रैक्शनल और रिलेटिव चेंज, फ्रैक्शनल और रिलेटिव चेंज इन ए। इसका मतलब होता है डेल्टा ए बाय ए, मतलब चेंज इन ए बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ ए, यानी ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाय ए इनिशियल। ये फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज कहलाता है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन ए। मैं इसे शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखता हूं कि परसेंटेज चेंज इन ए। ये होता है फ्रैक्शनल चेंज इन ए इनटू 100, है ना। अब देखो अगर हमें इसके यूनिट चाहिए तो हम कैसे यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो कि ए लेंथ है, तो जब हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा ए, तो चेंज इन लेंथ मतलब हो गया कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ दोनों मीटर में ही होगा, तो उसका जो डिफरेंस आएगा, सपोज करो कि इनिशियल लेंथ था 5 मीटर, फाइनल लेंथ है 10 मीटर, तो डिफरेंस आया 5 मीटर। तो ये जो यूनिट आया डिफरेंस का वो भी वही आया जो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट था। तो यहां पर यूनिट ऑफ डेल्टा ए इज यूनिट ऑफ ए, है ना। अब यहां देखो इसका क्या यूनिट होगा, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ डेल्टा ए बाय यूनिट ऑफ ए, और डेल्टा ए का वही यूनिट जो ए का यूनिट, है ना। तो यूनिट ऑफ ए बाय यूनिट ऑफ ए, तो ये तो 1 हो गया, कैंसिल हो गया। यानी 1 कहने का यहां मतलब है कि यूनिट लेस हो गया, है ना। इट इज यूनिट लेस।
कोई यूनिट नहीं होगा फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ले। और परसेंटेज चेंज में क्या होगा, तो यहां भी तो ये तो नंबर है, तो यह भी क्या होगा, यूनिटलेस, है ना। सो फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज यूनिटलेस होता है, और ए में जो चेंज होगा उसका यूनिट ए के यूनिट के बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज था। दूसरा है रेट ऑफ चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है उसका हम रेट कैसे मेजर करें, है ना। बहुत तरीके से रेट हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू, WRT लिखा, इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए में चेंज को मेजर करना है बी के रिस्पेक्ट में, है ना। इसका ये कहने का मतलब है कि सपोज करो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जो बदल रहा है बी में बदलाव के साथ, है ना, कि बी भी बदल रहा है और उसके कारण ए भी बदल रहा है ना। तो बी अगर चेंज कर गया डेल्टा बी से, तो उसके कारण ए में जो चेंज है अगर वो है डेल्टा ए, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय डेल्टा बी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाय डेल्टा बी। अब ऐसी स्थिति में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ ए बाय यूनिट ऑफ बी, है ना, बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अब जैसे लिख देता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन ए, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका यही मतलब है। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, है ना। ये क्या हो गया, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, क्योंकि बी की जगह टाइम हो गया, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए बाय यूनिट ऑफ टाइम, है ना। अब टाइम का यूनिट सेकंड हम लोग लेते हैं एसआई में, तो यहां सेकंड हो जाएगा और न्यूमरेटर में ए का यूनिट रहेगा। उसी तरह से एक होता है स्पेस रेट, है ना, यानी रेट ऑफ चेंज इन ए विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स। अब स्पेस में क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो स्पेस के कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग देख सकते हैं, या इन जनरल पोजीशन आर कहते हैं, जैसे यहां से यहां ये है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में से कहते हैं, तो आर कह लिया। तो इसका क्या हो गया, डेल्टा ए बाय डेल्टा आर, है ना। अब आर क्या है, लेंथ है ना। तो ये हो गया यूनिट ऑफ ए बाय यूनिट ऑफ आर, आर यहां पर लेंथ है, तो ये भी हम लोग बड़े आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। और एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। ध्यान से सुनना, ये वर्ड बहुत प्यारा सा वर्ड है और फिजिक्स में बहुत यूज होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए, तो जब मैं कहता हूं ग्रेडियंट ऑफ ए, तो इसका मतलब होता है डेल्टा ए बाय डेल्टा एल, है ना, यानी चेंज इन ए जो फिजिकल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, है ना। अभी के लिए यही है हमारा ग्रेडियंट, है ना। जब तक हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तब तक यही है। जब हम लोग फिजिक्स में देखेंगे तो डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेडियंट कहते किसे हैं। अभी यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक्स में ग्रेडियंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मींस चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। ऐसी स्थिति में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ ए बाय यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। तो ये हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज अगर हमारे दिमाग में हो तो उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। अब जब हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो इसमें जैसे एक आध हमको मिला
कि यहाँ पर यूनिटलेस होता है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि वो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो यूनिटलेस होते हैं, है ना। सो लेट अस सी। तो यूनिटलेस कौन कौन है ये हमें देखना है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि नंबर्स जो आएगा, है ना, वो यूनिटलेस होता है। अब जैसे तुम काइनेटिक एनर्जी लिखते हो हाफ mv स्क्वायर, है ना, तो इसमें मास है, स्पीड का स्क्वायर है और साथ में हाफ नंबर है। तो ये जो नंबर है ना, ये यूनिटलेस होता है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। अब ये नंबर्स किसी भी तरह का नंबर हो, ये यूनिटलेस होगा। ध्यान से सुनना ये बात, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे जीरो हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरैशनल हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे इमेजिनरी हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी एनी काइंड ऑफ नंबर इज यूनिटलेस। दूसरी बात कि फ्रैक्शनल चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फ्रैक्शनल चेंज होगा वो यूनिटलेस होगा। ये अभी अभी हम लोगों ने देखा है ना। और परसेंटेज चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और क्या हम लोग कह सकते हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो अगर सिमिलर क्वांटिटीज का ले लें, जैसे स्पीड बाय स्पीड कहीं ले लें, है ना, फोर्स के मैग्नीट्यूड बाय फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर ले लें, तो वो यूनिटलेस हो जाएगा। यानी रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सेम स्पेसीज, लेकिन ऐसा में एक्सेप्ट एंगल होता है, चाहे प्लेन चाहे सॉलिड, क्योंकि वो भी तो वही रेशियो है, लेंथ बाय लेंथ, एरिया बाय एरिया। तो इसको छोड़ करके बाकी रेशियो, जैसे कुछ एग्जांपल यहां पर हमें जरूरी होगा इलस्ट्रेट करना। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से डिनोट करते हैं और लिखते हैं हम लोग c/v। जानते हो c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों स्पीड है, तो स्पीड बाय स्पीड यूनिटलेस हो जाएगा, है ना। जैसे क्वांटिटी हम लोग लेते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट, है ना, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट को भी म्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स ये भी फोर्स है, नॉर्मल भी एक फोर्स होता है, तो ये दोनों फोर्स है, तो फोर्स बाय फोर्स यूनिटलेस हो जाएगा, है ना। एक और मैं इसमें बताऊं तुमको, एक बहुत बढ़िया क्वांटिटी है मैक नंबर, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग देखते हैं अक्सर जो हमारा जेट प्लेन्स है, तो ये जेट प्लेन्स काफी हाई स्पीड पर मूव करता है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और स्पीड ऑफ प्लेन, जेट प्लेन्स, इसको कंपेयर करते हैं कि जेट प्लेन का स्पीड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है ना, और इसको एक नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैक नंबर m इज वेलोसिटी या स्पीड, अभी को स्पीड ऑफ प्लेन बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, है ना। तो ये स्पीड बाय स्पीड, है ना, तो ये यूनिटलेस हो गया। और देखो इसमें क्या लगा हुआ है, नंबर, तो वैसे ही ये क्या हो गया, यूनिटलेस, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा रेनॉल्ड्स नंबर, तुम्हें नहीं पता है कि क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, लेकिन फिर भी तुम कह सकते हो कि सर ये तो यूनिटलेस होगा, है ना। ये होता है इनर्शियल फोर्स बाय
विस्कस फोर्स। अभी हमें इसमें नहीं जाना है कि ये फोर्सेस क्या होते हैं, सीधे दिखा फोर्स बाई फोर्स है तो ये यूनिटलेस हो गया, वैसे भी नंबर लगा हुआ यूनिटलेस है ना। तो चलो ये हम लोगों ने देखा कि ऐसे कुछ रेशियोज हम लोग ले सकते हैं जो क्या है सेम स्पीसीज का रेशियो होगा तो वो यूनिटलेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो यूनिटलेस होते हैं, है ना। सम ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शंस and their arguments। यहां पर मुझे दो तीन चीज समझना है। सबसे तो पहले कि फंक्शन क्या है, अभी तक हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं हुए। तो सपोज करो कि एक क्वांटिटी y है और एक क्वांटिटी x है, और हम जब x को चेंज करते हैं तो y भी चेंज करता है। इसका मतलब कि y x पर डिपेंड करता है, तो यानी y और x रिलेटेड है, यानी इसके बीच में एक रिलेशन है। हालांकि सारे रिलेशंस फंक्शन नहीं होते हैं, ये हम लोग बाद में देख सकते हैं और मैथ्स में डिटेल में पढ़ते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन टॉपिक में। बट अभी हमारे लिए ये फंक्शन है ना कि y x पर डिपेंड करता है, तो मान ले मोटे तौर पर ये फंक्शन है। तो x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और ये y इज f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x है। हम लोग कई एक तरह के फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा x प्लस 2, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स साइन x, है ना, y इक्वल्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। या मैंने लिखा e टू द पावर x, या मैंने लिखा ln x, है ना। ये सब के सब जो भी मैंने लिखा यहां पर, सब में क्या दिख रहा है, y x पर निर्भर कर रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये फंक्शन है एक तरह से, है ना। अब ये बात करना है कि उनमें से कौन से फंक्शंस हैं, है ना, और उसकी आर्गुमेंट कौन से हैं कि जिनका यूनिट नहीं होता है ना। इसका हम लोग एक छोटा सा लिस्ट तैयार करते हैं। चलो तो उसमें फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स, या मैंने लिखा कॉस ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये हमारा आर्गुमेंट हो गया, और ये जो पूरा का पूरा है साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया, है ना। यहां पर ये ए एक्स प्लस बी क्या हो गया, हमारा आर्गुमेंट हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉस एक्स, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो यहां पर x भी यूनिटलेस हो जाएगा और साइन x भी यूनिटलेस हो जाएगा। यहां पर ax प्लस बी भी यूनिटलेस हो जाएगा और cos ax प्लस बी भी यूनिटलेस हो जाएगा। अब यहां देखो कि दूसरा हमारे पास फंक्शन है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे मैंने लिखा e टू द पावर x, यहां एक चीज मैं बता दूं, ये जो e है ये है यूलर्स कांस्टेंट, और ये एक इरेशनल नंबर है ना। इसका वैल्यू 2.718। हालांकि कोई भी रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम लोग ये वैल्यू लेते हैं। तो e टू द पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें ये x हमारा हो गया आर्गुमेंट, और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा फंक्शन। तो यहां पर x भी यूनिटलेस होगा और e टू द पावर x भी यूनिटलेस होगा। अब जैसे मैंने लिखा e टू द पावर ax प्लस बी, तो यहां पर ये ax प्लस बी भी यूनिटलेस होगा और ये e टू द पावर ax प्लस बी भी यूनिटलेस हो जाएगा, ना तो इसके यूनिट ना इस पूरे के यूनिट। ओके, और हमारा
जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इस लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे मैंने लिखा log 10 बेस x, इसमें बेस भी होता है, अभी हम उतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे, और एक है log e बेस x, e है यही यूलर कांस्टेंट। फिजिक्स में log 10 बेस में भी यूज करते हैं और e बेस में भी यूज करते हैं। इसको मैं अभी बता दूं कि log 10 बेस में जब मैंने लिखा तो इसको सिंपली हम लोग log x लिखा करेंगे, और log e बेस में जब हमने लिखा तो इसको ln x लिखा करेंगे, है ना। ये ln ln x है ना, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने लिखा ln x, तो ये x जो है ये हमारा आर्गुमेंट हो गया ब्रैकेट में जो है, और ये जो है ln x ये फंक्शन है। अब आर्गुमेंट भी यूनिटलेस होता है, x का भी यूनिट नहीं होगा और ln ऑफ x का भी यूनिट नहीं होगा, ये सब यूनिटलेस हो जाएगा, है ना। अभी इसमें बहुत उलझना नहीं है कि हमने लॉग पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। अभी सिर्फ ये देखना है कि अगर इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ मिले तो हमें क्या समझना है ना। तो यहां पर इस तरह का फॉर्म दिख जाए या लॉग लिखा हुआ दिख जाए, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि log x, तो ये हमारा यूनिटलेस हो जाएगा, और ये log x भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। इतना केवल ध्यान रखना है। तो ये सब यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं, है ना। अब इसमें हम लोग अगले टॉपिक में इसके फिर इसमें थोड़ा और काम करेंगे, कुछ एग्जांपल्स सेलेक्ट करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।